जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है। ऑप्शन है ज्योत्सना, संतुष्ट, सुपर्णखा या पृष्ठभूमि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि शब्द जो लिखा है वो अशुद्ध लिखा गया है। इसका शुद्ध रूप होगा पृष्ठभूमि। अगला प्रश्न है, रौ घड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। पूछ रहा है रौ घड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश या हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हरियाणा। रौ घड़ी बोली हरियाणा में बोली जाती है। तीसरा नंबर प्रश्न है, इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ से है। ऑप्शन है गा, ता, चा या पा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पा। पा शब्द का उच्चारण स्थान ओष्ठ से है और गा का उच्चारण स्थान पूछे तो गा का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ से। और अगर ता का उच्चारण स्थान पूछे तो ता का उच्चारण स्थान दंत से है। और अगर चा का उच्चारण स्थान पूछे तो चा का उच्चारण स्थान तालव्य से है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। पूछ रहा है हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या प्रेमचंद युग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कानन का पर्यायवाची है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कानन का पर्यायवाची है। ऑप्शन है मधुकर, पुष्प, लता या वन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वन। वन जो है वो कानन का पर्यायवाची शब्द है। वन, अरण्य, जंगल, विपिन आदि कानन के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शन है पंख, पत्थर, पंछी या प्रकट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रकट। प्रकट शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। पंख, पत्थर और पक्षी यह तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्थूल का विलोम है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्थूल का विलोम है। ऑप्शन है सूक्ष्म, मोटा, साकार या दुर्गम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दुर्गम। दुर्गम जो है वो स्थूल का विलोम शब्द है और मोटा का विलोम शब्द हो जाएगा पतला और साकार का विलोम शब्द हो जाएगा निराकार। और अगर दुर्गम का विलोम शब्द पूछे तो दुर्गम का विलोम शब्द हो जाएगा सुगम। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है। पूछ रहा है इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है। ऑप्शन है धतूरा, केस, सोना या गेहूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केस। अगला प्रश्न है, जो मरम्मतों से रहित हो के लिए एक शब्द कौन सा है। पूछ रहा है जो मरम्मतों से रहित हो के लिए एक शब्द कौन सा है। ऑप्शन है निर्मोही, निर्मम, निरामय या निष्ठुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 निर्मम। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है।
और पूछ रहा है कि निम्न भाग में किस वाक्य में त्रुटि है। आधी रात से सोने की कीमत में उछाल आया है। ऑप्शन है आया है, में छल, आधी रात से या सोने के कीमत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सोने के कीमत। वाक्य में सोने की कीमत का प्रयोग गलत है क्योंकि कीमत एक स्त्रीलिंग शब्द है। इस वाक्य में सोने की कीमत का प्रयोग होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, वाक्य की त्रुटियां सुधारें। ऑप्शन है यद्यपि वह बीमार था किंतु वह मेला गया, यद्यपि वह बीमार था लेकिन वह मेला गया, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया, यद्यपि वह बीमार था फिर भी वह मेला गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया, किंतु लेकिन फिर भी इसका प्रयोग नहीं होगा। 12 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। पूछ रहा है इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन है कविता, कहानी, उपन्यास या जीवनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उपन्यास। उपन्यास जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है, उपन्यास जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है। बाकी कविता, कहानी और जीवनी एक स्त्रीलिंग शब्द है। 13 नंबर प्रश्न है, बाह सामान्य बहुवचन है। बाह जो है वो इसका बहुवचन शब्द क्या होगा। ऑप्शन है बाह, बाहों, बाजुओं या बाहें। तो इसका बहुवचन शब्द हो जाएगा बाहें। अगला प्रश्न देखते हैं। प्यारे देशवासियों, आप सबको स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। इस वाक्य में प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है। ऑप्शन है संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक या संबोधन कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संबोधन कारक। वीर, वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी। ऑप्शन है वीरता, एक व चार दोनों, वीर या वीरत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एक व चार दोनों। वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा वीरता तथा वीरत्व है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम तथा अव्यय में प्रत्यय लगाकर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। पूछ रहा है संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। ऑप्शन है कोई, कौन, जो या वह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, कितने प्रश्न हल करने हैं। इस वाक्य में विशेषण भेद है। पूछ रहा है कितने प्रश्न हल करने हैं। इस वाक्य में विशेषण भेद हैं। ऑप्शन है संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संख्यावाचक विशेषण। इसे अनिश्चयवाचक विशेषण के अंतर्गत भी कहा जाता है। तो अगला सवाल देखते हैं। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। प्रश्न है माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। ऑप्शन है कालवाचक, परिणामवाचक, स्थानवाचक या रीतिवाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण समय या काल का बोध कराता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पक्षी उड़ रहे हैं। प्रश्न है पक्षी उड़ रहे हैं वाक्य में कौन सा काल है। ऑप्शन है अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल में कार्य का पूर्ण ना हो पाना अपूर्ण वर्तमान कहलाता है। जिन वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है इत्यादि आते हैं उसमें अपूर्ण वर्तमान काल कहलाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है,
इनमें से विस्मयादिबोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? पूछ रहा है इनमें से विस्मयादिबोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है वह, धन्य धन्य, यहाँ वहाँ, जहाँ जहाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, धन्य धन्य। यह हर्षबोधक अव्यय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है, अतियुक्त शब्द में उपसर्ग कौन सा है? पूछ रहा है अतियुक्त शब्द में उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन है अधिक, उति, दूर या अति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अति। अति उपसर्ग शब्द से बना अन्य शब्द जैसे अत्याचार, अतिशय, अतिक्रमण आदि। अगला प्रश्न देखते हैं, गीतांजलि। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? पूछ रहा है गीतांजलि का संधि विच्छेद क्या होगा? गीता प्लस अंजलि, गीता प्लस अंजलि, गीता प्लस जली या गीता प्लस अंजलि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गीत प्लस अंजलि। और इसमें पूछे कौन सी संधि है, तो इसमें हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है? पूछ रहा है नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या बहुव्रीहि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। और नेत्रहीन जो शब्द है उसका समास विग्रह होगा नेत्र से हीन। यह कारण तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी कठिन शब्द का प्रयोग। प्रश्न है, किसी कठिन शब्द का स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन है निर्देश, उपविराम, कोष्ठक या विवरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोष्ठक। और अगर पूछे निर्देश चिन्ह का प्रयोग किसके लिए होता है, तो निर्देश चिन्ह का प्रयोग संकेत के लिए होता है, और उपविराम चिन्ह का प्रयोग शीर्षक के लिए होता है, और विवरण चिन्ह का प्रयोग किसी वस्तु के विवरण के लिए होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या है? पूछ रहा है अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन है रूठना, जंगल में उदासी, व्यर्थ प्रयास, जंगल में खो जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, व्यर्थ प्रयास करना। 25 नंबर प्रश्न है, स्थायी भाव कहलाता है रिक्त स्थान की पूर्ति करे। ऑप्शन है चिंता का स्थायी मनोविकार, रस का मूल भाव, विरोधी अवरोधी दशा, प्रतिकूल तथा अनुकूल स्थितियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रस का मूल भाव। अगला प्रश्न है, सुन केवट के बैन प्रेम लपेट अटपटे, बिहसे करुणायन चितई जानकी लखन तन में कौन सा छंद है? ऑप्शन है छप्पय, गीतिका, सोठा या उल्लास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सोठा। इसमें सोठा छंद है। अगला प्रश्न है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी जगती। इस पंक्ति में करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है वक्रोक्ति, यमक, और छेकानुसार, अनुप्रास या श्लेष अलंकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छेकानुप्रास। अगला प्रश्न देखते हैं, इस चित्र को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्न है, इस चित्र को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन है प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य या संकेतवाचक वाक्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, निषेधवाचक वाक्य। अगला प्रश्न है, खुमार डासो किसकी प्रसिद्ध रचना है? पूछ रहा है खुमार डासो किसकी प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन है सारंगधर, नरपतिनाल, दलपति विजय या जगनिक।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दलपति विजय। खुमारडासो किसकी प्रसिद्ध रचना है? खुमारडासो दलपति विजय की प्रसिद्ध रचना है। और बिसल देव रासो जो है वो नरपति नाल की है। परमाल रासो जगनिक की है। अगला प्रश्न देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। ताजमहल का अद्भुत नमूना है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ऑप्शन है चित्रकला, शिल्पकला, स्थापत्य कला या मूर्तिकला। तो राइट आंसर हो जाएगा स्थापत्य कला। ताजमहल जो है स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ? ऑप्शन है 1955, 1975, 1945 या 1965। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1955। साहित्य अकादमी का विधिवत उद्घाटन भारत सरकार द्वारा 12 मार्च 1954 को किया गया। यह पुरस्कार 1955 से आरंभ किया गया। सर्वप्रथम मक्खनलाल चतुर्वेदी को उनकी कृति हिम तरंगिणी के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? पूछ रहा है उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? ऑप्शन है हिंदी, उर्दू, मराठी, तमिल या अंग्रेजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हिंदी और उर्दू। हिंदी और उर्दू उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषाएं हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, गबन और गोदान किसकी रचना है? पूछ रहा है गबन और गोदान किसकी रचना है? ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य जयप्रसाद द्विवेदी या सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गबन और गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, तितली और कंकाल किसकी रचनाएं हैं? पूछ रहा है तितली और कंकाल किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, गोस्वामी तुलसीदास या सूरदास की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जयशंकर प्रसाद की। तितली और कंकाल जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। 35 नंबर प्रश्न है, गुनाहों का देवता किसकी रचना है? पूछ रहा है गुनाहों का देवता किसकी रचना है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, धर्मवीर भारतीय, जयप्रकाश नारायण या हरिवंश राय बच्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की रचना है। 36 नंबर प्रश्न है, रामचरितमानस किसकी रचना है? ऑप्शन है गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, जयशंकर प्रसाद या महावीर स्वामी या महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या हो गया, गोस्वामी तुलसीदास। अगला प्रश्न देखते हैं, गीतांजलि किसकी रचना है? पूछ रहा है गीतांजलि किसकी रचना है? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, भगत सिंह, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो क्लास को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।